नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कूलाम नियम का सदिश रूप। पीछे की क्लास में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कूलाम का जो नियम है वो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के परिमाण के बारे में हमें जानकारी देता है। बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए हमें कूलाम नियम को सदिश रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या था। तो आपके पास में दो चित्र है। पहला जो चित्र है इसमें दोनों ही आवेश माइनस के हैं, जबकि दूसरा जो चित्र है उसमें एक आवेश माइनस का जबकि दूसरा आवेश है वो प्लस का है। तो आपने ये देखा था कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो जो चित्र एक है इसमें ये दोनों आवेश माइनस माइनस के होने के कारण एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। जबकि जो चित्र दो है उसमें दोनों ही आवेश पास पास आने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आकर्षण बल कार्य कर रहा है। बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए हमें कूलाम नियम को सदिश रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम दो समान प्रकृति के आवेश हैं Q1 व Q2 मानते हैं चित्रानुसार। तो आपके पास में एक चित्र है जिसमें आपको दो आवेश A व B बिंदु पर दिखाई दे रहे हैं। A बिंदु पर जो आवेश है वो Q1 है, जबकि जो आपका बिंदु B है वहाँ पर जो आवेश है वो Q2 है। Q1 आवेश का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष हमने R1 वेक्टर मान लिया, जबकि Q2 आवेश का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष हमने R2 वेक्टर मान लिया। हम यहाँ पर यह भी मान लेते हैं कि Q1 आवेश के सापेक्ष जो Q2 की स्थिति है वो R वेक्टर 21 है, अर्थात Q1 के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर 21 है। इसी प्रकार से हम ये भी मान लेते हैं कि Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर 12 है, अर्थात Q1 की स्थिति Q1 के सापेक्ष R वेक्टर 12 के द्वारा प्रदर्शित हमने की है। तो आवेश Q1 पर Q2 के कारण जो बल लगेगा उसकी दिशा चित्रानुसार इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर जो बल कार्य कर रहा है उसको हमने F वेक्टर 12 मान लिया। F वेक्टर 12 का मतलब है Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगने वाला बल। इसी प्रकार से Q2 आवेश पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है उसको हमने F वेक्टर 21 नाम दिया है, और इसकी जो दिशा है वो इस प्रकार से होगी। अब हमने यहाँ पर जो R वेक्टर 12 माना है और R वेक्टर जो 21 माना है, इन दोनों सदिशों की जो दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत है, और यहाँ पर दोनों सदिशों का जो परिमाण है वो बराबर है। क्योंकि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो उस सदिश की लंबाई होती है। तो A और B के बीच की जो दूरी है वो R वेक्टर 21 अथवा हमेशा भी कह सकते हैं R वेक्टर 12 का परिमाण है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि R वेक्टर जो 21 का परिमाण है वो आपका बराबर है R वेक्टर 12 के परिमाण के, और ये जो परिमाण होता है वो दूरी होती है, इसको हम R मान लेते हैं कि ये जो मान है वो R के बराबर है। लेकिन दोनों सदिश है वो बराबर नहीं है। इसका कारण ये है कि इनकी दिशाएं अलग अलग है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं R वेक्टर 12 बराबर माइनस R वेक्टर 21। अब यहाँ पर हम चित्र में ये देखते हैं कि जो F वेक्टर 12 है उसकी दिशा और R वेक्टर जो 12 है उसकी दिशा एक ही है, इसलिए F वेक्टर 12 की दिशा व्यक्त करने के लिए हम R केप 12 का उपयोग कर सकते हैं। R केप 12 का मतलब ये है कि ये एक एकांक सदिश है जिसकी जो दिशा है वो R वेक्टर 12 के अनुदिश है। एकांक सदिश जो होता है वो दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है। इसी प्रकार से R वेक्टर जो आपका 21 है उसकी दिशा और R वेक्टर 21
और एफ वेक्टर 21 की जो दिशा है वो आपकी एक दूसरे के समांतर है या एक ही दिशा में है। इसलिए हम एफ वेक्टर 21 की दिशा को व्यक्त करने के लिए आर वेक्टर 21 का उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वो आपका ये बना है, आर वेक्टर 12 बराबर है आर वेक्टर 21 के। अब हम बल का परिमाण याद करते हैं। तो आवेश 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है उसका जो परिमाण होगा वो KQ1 Q2 बटा में R² होगा, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने R मान लिया था, इसलिए R² आएगा कूलाम के नियम से। जबकि इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए, एफ वेक्टर 21 की दिशा को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे R कैप 21। R कैप 21 एक एकांक सदिश है जिसकी जो एफ वेक्टर 21 की दिशा को व्यक्त कर रहा है। आपने 11वीं क्लास में एकांक सदिश के बारे में पढ़ा था, और एकांक सदिश होता है उसको हमेशा लिख सकते हैं सदिश का और बटा में उस सदिश का परिणाम। यानी अगर किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे देते हैं तो हमें एकांक सदिश मिल जाता है। इसलिए हम इस संबंध में आर कैप 21 के स्थान पर ये लिख सकते हैं आर वेक्टर 21 बटा में आर वेक्टर 21 का परिमाण। तो आपके पास बनेगा एफ वेक्टर 21 बराबर KQ1 Q2 बटा में R², और यहाँ पर आपके पास बनेगा आर वेक्टर 21 और यहाँ आपके पास आ जाएगा R, क्योंकि आपने जो आर वेक्टर 21 का परिमाण है वो R माना था, इसलिए आपके पास में R आ जाएगा। तो इस संबंध को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आपके पास ये टोटल संबंध बनेगा, एफ वेक्टर 21 जो है वो आपके पास बन जाएगा KQ1 Q2 और बटा में R का क्यूब, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर 21। ये आपके पास समीकरण नंबर बन जाएगी 2। इसी प्रकार से हमें एफ वेक्टर 12 का मान भी याद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से सेम इसी तरीके से जब आप एफ वेक्टर 12 का मान याद करोगे तो आपके पास आएगा एफ वेक्टर 12। एफ वेक्टर 12 का अर्थ है आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। तो एफ वेक्टर 12 बराबर आपके पास आएगा KQ1 Q2 बटा में R का क्यूब, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आर वेक्टर 12। जैसे आपने समीकरण नंबर 2 को हल किया था, सेम इसी प्रकार से हमने एफ वेक्टर 12 को भी प्राप्त कर लिया। तो आपके पास ये समीकरण नंबर बन जाएगी 3। तो समीकरण 2 और 3 में ये जो फैक्टर है वो कॉमन है, इतना फैक्टर समीकरण 3 में भी है, और ये इतना फैक्टर है वो समीकरण नंबर 2 में भी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास आर वेक्टर 21 है, जबकि समीकरण नंबर 3 में आपके पास में आर वेक्टर 12 है। और आपने देखा है कि इस समीकरण 1 में आर वेक्टर जो 21 था उस सदिश है जो वो आर वेक्टर 12 के परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत था सदिश। इसलिए हम समीकरण 1, 2 और 3 को एक साथ अगर लिखें, तीनों समीकरणों को जब एक साथ देखते हैं तो आपके पास एक संबंध बनता है, और वो संबंध ये बनता है, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से आपके पास जो संबंध बनता है वो ये बनता है एफ वेक्टर 12 माइनस एफ वेक्टर 21। इसका मतलब है कि दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है, Q1 Q2 पर जो बल लगा रहा है तथा Q1 Q2 पर वह Q2 द्वारा Q1 पर जो बल लगाया जा रहा है वो परिमाण में तो समान है किंतु दिशा में विपरीत है। और यहाँ पर ये जो संबंध बना है वो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके समरूप है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो सदैव ही न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये कूलाम नियम का आपका सदिश निरूपण था। अब हम यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट कथन कूलाम के नियम से संबंधित देखते हैं। पहला कथन आपके पास है कि जो कूलाम बल होता है
वो एक केंद्रीय बल होता है। इस केंद्रीय बल का मतलब ये है कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, जैसे आपके पास में एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश आपके पास में Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा इनको मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। इस कारण से इसको हम केंद्रीय बल कहते हैं, यानी जो बल की दिशा है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दूसरा जो कथन है वो ये है कि जो कूलाम बल है वो 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर जो -15 मीटर है वो नाभिक का आकार होता है, और यहाँ पर प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल वो कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर कूलाम बल कार्य नहीं करेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरियों के लिए कूलाम बल लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो कूलाम बल है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए, स्थिर व बिंदुवत आवेशों के लिए कार्य करता है। ये गतिशील आवेशों के बीच में कार्य नहीं करता, क्योंकि गतिशील आवेशों में कूलाम बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है, इसलिए कूलाम नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए ही हम लागू कर सकते हैं। गतिशील आवेशों के मध्य चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है। इसके अलावा जो कूलाम का जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसका मतलब है कि जो बल है वो समानुपाती होता है 1/r² के। तो अब अपने इसके जो संबंध है वो देख लेते हैं। तो आपके पास पहला संबंध है कि कूलाम बल एक केंद्रीय बल होता है। ये आपको बता ही दिया कि दोनों बल दो आवेशों के बीच में जो बल है वो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इसके अलावा जो दूसरा गुण है वो है कूलाम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है। इसका 2 नंबर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, इन दोनों आवेशों के बीच में बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो यहाँ पर अगर तीसरा आवेश आ जाएगा, जैसे मान लो Q3 आ गया, तो यहाँ पर लगने वाला बल बदलता नहीं है, ये 5 न्यूटन ही रहेगा। और इनके बीच हो सकता है 4 न्यूटन कार्य करे और हो सकता है इनके बीच में 3 न्यूटन कार्य करे, लेकिन दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल था वो किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से बदलता नहीं है या प्रभावित नहीं होता है। इस बात को हम बोलते हैं द्विवस्तु अंतःक्रिया। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो कूलाम का नियम है वो द्विवस्तु अंतःक्रिया होता है। ये भी आपको बता दिया कि जो कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेश और बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल के साथ साथ में चुंबकीय बल भी कार्य करने लगता है। इसके अलावा कूलाम का जो नियम है वो व्युत्क्रम बल का पालन करता है, और कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। इस संरक्षी बल का मतलब है कि जो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे एक पार्टिकल A है, किसी बल क्षेत्र के प्रभाव में B बिंदु पर इस मार्ग के द्वारा आता है, और दूसरा जो इसका आने का मार्ग है वो ये है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य अगर W1 है तो यहाँ पर किया गया कार्य W2 है। तो अगर यह कार्य बराबर है तो यहाँ पर कार्यरत बल है वो संरक्षी बल होगा। ये बात आपने संरक्षी बल के बारे में 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो उसे हम संरक्षी बल कहते हैं। तो कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कूलाम बल हमेशा न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये इसके 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमने देखे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।